जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रीतम स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जेक बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, 10th का और 12th का। और सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को जो है एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम जो है अच्छी तरह से जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जो जेक बोर्ड द्वारा भेजा गया जो क्वेश्चन है, जो 5-5 सेट करके भेजा है फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है साइंस का सेट पेपर 2 का जेक बोर्ड द्वारा भेजा गया, उसका सॉल्यूशन जो है आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और इस सेट में यानी कि साइंस का जो सेट पेपर 2 है जो जेक बोर्ड द्वारा भेजा गया है, पांचों सेट आपका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लगभग जितना ही क्वेश्चन है, लगभग मैंने देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका सेट पेपर से ही पूछा जाएगा जो जेक बोर्ड द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो जेक बोर्ड द्वारा भेजा गया सेट पेपर है उसको जो एकदम पूरी तरह से अच्छा से रिविज़न कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से आ रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आज हम अपने वीडियो में जो है जेक बोर्ड द्वारा भेजा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म का सेट पेपर 2 का जो है सॉल्यूशन आप लोगों के बीच जो है रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आएगा। और जो भी आपका प्रॉब्लम है इस सेट पेपर 2 में, ठीक है, व्याख्या सहित हम इसका हल कर रहे हैं। बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है लिखा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, ठीक है, 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सही है आपको चुनना है। तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। देखिए हम पहले आपको बताएं कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसका व्याख्या सहित बताएंगे। ठीक है, सेट पेपर 2 का, हम साइंस का सेट पेपर 2 का जो है सॉल्यूशन बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, ठीक है, चारों दिया है कि इनमें से कौन वाला सही है, कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी गोलीय दर्पण में चाहे उत्तल रहे या अवतल रहे, ठीक है, जैसे ये अवतल दर्पण है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखिए इसको, ठीक है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसके बाद ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर क्या होता है, फोकस। ठीक है, तो देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हम कहते किसको है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण एक गोले का जो है पार्ट्स है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या को, तो सेंटर हो गया ये, केंद्र हो गया ये, ठीक है, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, केंद्र ये हो गया, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही, ठीक है, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो देखिए ये आपका जो है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, अब देखिए फोकस जो होता है प्रधान अक्ष और आपका जो है वक्रता केंद्र के एकदम बीचों बीच होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए फोकस से प्रधान अक्ष तक की जो दूरी होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसको जो है क्या आपका, इसको जो है फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है, स्मॉल f से। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फोकस दूरी, ठीक है, और सॉरी आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो ये दोनों में आप देख रहे होंगे कि क्या संबंध है ये दोनों में। देखिए तो देखिए ये आपका फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की कितनी है, आधी है। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या है, डबल है, यानी कि f बराबर, देखिए यहाँ पर f बराबर कितना हो गया, r/2, ये निकल करके हमारा जो है आ रहा है। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमें ये निकल के आ रहा है, f बराबर क्या, r/2, या r बराबर अगर हम लोग निकालेंगे यहीं से तो ये गुना हो जाएगा इसके से। ठीक है, 2f। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में ये दोनों में से अगर कहीं भी अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो आपको ये सही होगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है r बराबर f/2, जो कि गलत है, f बराबर r/2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा है f बराबर r/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन हम लोग सेकंड पर चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के आपका जो है कितने नियम है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के आपका जो है नियम बता रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के पूरा हम लोग डिटेल से जानेंगे। सिर्फ जो है यहाँ क्वेश्चन के आंसर हम नहीं बता रहे हैं, पूरा डिटेल सहित हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, हम लोग प्रकाश के परावर्तन सीखे हैं कि कोई भी, जैसे मान के चलिए समतल
पृष्ठ है, जो चिकना पृष्ठ कोई भी, ठीक है, चिकना पृष्ठ हो, समतल हो, तो इस पर प्रकाश जो है इस तरह से आया आपतित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद ये जो है इधर चला जाता है कि नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का क्या, परावर्तन। एक हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया क्या, परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद से होता क्या है कि हम यहाँ पर जो है एक अविलंब डाल देते हैं, एक जो है अविलंब डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये प्रकाश का जो है परावर्तन हो गया, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या नियम है, देखिए यहाँ पर आपको एक कोण जो है बनता नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर भी एक कोण बनता नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। इसको आपतन कोण बोला जाता है, इसको परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। देखिए कैसे, सो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और आपतित किरण, ये किरण जो हो गया आपतित किरण हो गया, ठीक है। ये किरण आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अविलंब, ठीक है, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु में होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गया, 2 नियम। क्या क्या नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही पॉइंट में होते हैं, या तो कह सकते हैं कि एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गया, 2 नियम हो गया, ठीक है। आप ऑप्शन में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें भी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 2 में, ठीक है, यानी कि बी में जाएगा, 2 है कि नहीं, बी में। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण जो होता है, ये एक समतल दर्पण हो गया, सपोज मान के चलिए ये जो है आपका समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर हम पूरा डिटेल्स बता रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा क्या होता है, सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। और उतनी ही दूरी पर वस्तु को बनाएगी, ठीक है, जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, यानी कि u बराबर v भी होता है, और h डैश का मान h के बराबर होता है, यानी कि उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी दोनों आपस में क्या होती है, समान होती है, और बीम की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये दोनों भी क्या होती है, समान होती है। समतल दर्पण का जो है आपका जो है ये प्रतिबिंब का जो है गुण है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, और साथ ही साथ वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होता है, समान होता है। ये आपका जो है समतल दर्पण का गुण है। तो देखिए इसमें कौन सा जो है सही होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, लिखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो काल्पनिक लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए या फिर जो है आभासी बोलिए, बात जो है सेम है, समझ रहे ना, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को ही क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं अब 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, इसको वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, तो पश्च दृश्य का मतलब समझिए पहले, ठीक है। पश्च दृश्य का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे बाइक रहे या फिर जो है 4 व्हीलर रहे या जो व्हीकल्स होता है, ठीक है, गाड़ी जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि ड्राइवर के जो है दोनों साइड, ठीक है, इधर और इधर 2 दर्पण लगा रहता है, समझे ना, वही है पश्च दृश्य दर्पण। वो दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है, समझे, ठीक है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका यूज किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है, हमेशा, समझ रहे ना, हमेशा जो है आपका उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा। बोलेंगे क्यों, तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करने के पीछे बस ये कारण है कि उसका जो है दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना अधिक होता है, ठीक है। एक छोटे से फ्रेम में वो जो है मैंने बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है, तो उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है अधिक होता है, समझ रहे। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका यूज किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब हो गया पीछे वाले, ठीक है, वहाँ आने वाले वाहन को देखने के लिए, या तो पीछे कोई भी चीज़ है ना, पीछे सारी वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए, या तो पीछे आ रहे जो वाहन होता है, ठीक है, उसको देखने के लिए। जब बाइक चलाते हैं तो पीछे से जो वाहन आता है ओवरटेक करता है, उन सभी वाहनों को देखने के लिए आपको जो है वो जो दर्पण लगा रहता है गाड़ी के दोनों ओर, ठीक है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपका उत्तल दर्पण। ये भी जा रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। तो हम लोग सेट पेपर 2 में हमको मिल रहा है, हम लोगों को क्या दिखता है जो है बी में ही जा रहा है। अभी तक जो 4 क्वेश्चन बनाए चारों जो है बी में ही जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया
जा सकता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, जल लिखा है, कांच लिखा है, प्लास्टिक लिखा है, मिट्टी लिखा है। ठीक है, तो आपका जो है मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, लेंस बनाने के लिए आपका मिट्टी का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता। ये कॉमन सेंस है, कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं है ना। आपका जो है मिट्टी का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है क्या बनाने में? लेंस बनाने में। क्वेश्चन नंबर क्या? 5। ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? डी, ऑप्शन नंबर डी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब अभी हम बताएं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो या फिर आभासी प्रतिबिंब बोलो, क्या है? सेम, काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी तथा कैसा होगा? ई, आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आपका ये उल्टा कभी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन वाला होगा? आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ए, सीधा। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। लिखा है यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। तो अभी हम आपको जो है गोल्य दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को बताएं। क्या बताएं आपको? ठीक है, एफ बराबर क्या बताएं? r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सो यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है, एफ का मान यानी कि ठीक है फोकस दूरी का मान 12 सेंटीमीटर है, तो एफ की जगह पर 12 लिख दिए। ठीक है, देखिए आपका लिखा है यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? ठीक है, आर का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो इसी सूत्र में हम बैठा दिया एफ का मान। ठीक है, आर निकालना है तो क्या होगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ का मान अगर 12 है तो आर का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऐसे भी अभी हम बताएं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी अगर 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से भी आप जो है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। लिखा है वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए अग्रदीप का जो है बात बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका कितना था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 24 सेंटीमीटर ना। ऑप्शन नंबर किसमें आएगा? ए में। ठीक है, 8 में हम लोग जाते हैं। 8 में दिया है वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप बोलते हैं वाहनों का जो हेडलाइट होता है। ठीक है, आगे का जो हेडलाइट होता है, जो प्रकाश को जो एकदम सीधे किरण पुंज बना करके जो भेजता है, समझ रहे ना? ठीक है, जो वाहनों का जो हेडलाइट होता है आगे वाला, उसी को बोलते हैं अग्रदीप। ठीक है, तो अग्रदीप में वाहनों का जो अग्रदीप होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर किसमें आएगा? आपका ए में। ठीक है, फिर लिखा है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए अब लेंस पूछा है, दर्पण नहीं है। ठीक है, आपका लेंस में पूछा गया है, यानी कि अवतल लेंस। देखिए यहाँ पर क्या बताएगा, देखो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? ठीक है, तो अवतल लेंस हमेशा ठीक है सीधा ठीक है तथा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा? सीधा तथा आभासी। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, याद रखिएगा। ठीक है, अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? हमेशा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस ठीक है, हमेशा कैसा बनाएगा? सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस। अवतल लेंस होता कैसा है? देखिए आपका अवतल लेंस जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका जो है अवतल लेंस हो गया, कुछ इस प्रकार से होता है अवतल लेंस आपका जो है ऐसे। ये हो गया अवतल लेंस, और आपका उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा तथा आभासी। सीधा तथा क्या होता है? आभासी होता है। देखिए आपका क्या दिया गया है, अवतल लेंस आपका जो है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है कैसा? ठीक है, तो आभासी व सीधा। आभासी व क्या? सीधा। लिखा है वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो देखिए आभासी व सीधा लिखा है। ऑप्शन नंबर किस में आएगा? ए में। ऑप्शन नंबर किस में आएगा? ए में। देखिए ऑप्शन नंबर किस में आएगा? ए में। ठीक है, ये सेट पेपर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब बी गया तो लगातार जो है 4 क्वेश्चन बी में गया, बीच में एक डी आया, और फिर लगातार 4 ठो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आया।
बड़ा ही मज़ेदार सेट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जाते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर किस में जाते हैं? 10 में। देखिए 10 में क्या लिखा गया है। डायोप्टर मात्रक है, ठीक है। डायोप्टर जो है मात्रक है, तो आप जो है प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे। डायोप्टर जो होता है किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का। लेंस की किसकी? क्षमता का। लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं। और लेंस की क्षमता क्या होता है? पी, पावर, ठीक है, जिसको पावर बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है, शक्ति भी बोल सकते हैं, आपका शक्ति ही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, डायोप्टर मात्रक है किसकी? फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो जो लेंस की शक्ति का लिखा है वही चीज है, ठीक है। पावर, पी बराबर क्या होता है? 1/f। 1 क्या? f। यही लेंस की क्षमता बोलिए या फिर क्या बोलिए? लेंस की पावर, ठीक है, या लेंस की क्या? शक्ति। बात क्या है? सेम है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 10 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हम लोग 11 चलते हैं। देखिए 11 में क्या लिखा गया है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। देखिए यही से बन जाएगा। अभी हम जो लिखे P बराबर लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। तो देखिए किसका मान दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 2D यानी कि लेंस की क्षमता का जो है मान दे दिया गया है। कितना दे दिया है? 2D यानी कि 2 है ना, D तो उसका सही मात्रक है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगी, यानी कि f का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसी सूत्र में हम रख दिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा? देखिए f यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग कितना बोलते हैं? हाफ। 0.5 क्या? 0.5, ठीक है। f का मान कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको लिखा होगा 0.5। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, ठीक है, 0.5, समझ रहे ना, ठीक है। अब देखिए इसको, लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर होता है। और जब भी डायोप्टर को हम लोग निकालते हैं तो उसको मीटर में चेंज करके जो ही निकालते हैं। तो ये आपका जो दिया गया है ना, ये मीटर है। किसमें? ये मीटर में है। एफ का मान 0.5 जो निकला ये हमारा मीटर में मिला। इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो 0.5 × 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए सीधा सीधे 5 पकड़िए, 5 को 100 से गुना किए तो कितना हो गया? 500, समझ रहे हैं ना। एक पॉइंट जो है अंक के बाद बैठा दिए, तो इसको हम कितना लिखेंगे? 50 क्या? 50 क्या? सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर अगर आपका है कहीं ऑप्शन में तो वो सही। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है। ऑप्शन नंबर किसमें? डी में। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। 12 का देखिए बैठ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का से यहाँ छकाया गया है, तो इस सब चीज़ से भ्रमित नहीं होना है, करेक्ट इसका जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं आँख के जो रंगीन भाग है, जैसे किसी का आँख देखते हैं कि भूरा होता है, किसी का जो है नीला होता है। तो आँख का जो कलर होता है वो आपका जो है आइरिस के कारण होता है। किसके कारण? आइरिस के कारण, समझ रहे हैं ना। आँख का जो कलर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? आइरिस के कारण। आँख का जो रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, आइरिस के कारण आपका जो है आँख का भाग रंगीन होता है, आइरिस। देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का क्या? ए। 12 का क्या? ए। 13 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 13 में जाते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है रेटिना का हिंदी नाम लिखा गया है दृष्टिपटल। देखिए आपको लिखा है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, ठीक है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 14 का देखिए, ठीक है। 14 का लिखा गया है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए हम पहले समीकरण को उतारते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उतारते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? देखिए आपका समीकरण दिया गया है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। और इसको जो है बन रहा है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, प्लस H2O बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है? देखिए CO2। अब आपको अभिक्रिया का प्रकार पहचानना है कि कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संयोजन को। संयोजन में क्या होता है, इसमें कि दो या दो से अधिक अभिकारक रहता है और यहाँ पर केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि प्रोडक्ट केवल और केवल एक आएगा संयोजन में। इस बात को याद रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया में आपका दो या दो से अधिक हो सकता है इधर, ठीक है। अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद प्रोडक्ट जो है केवल और केवल एक ठो बनेगा। उसी का नाम है कौन सा अभिक्रिया? संयोजन। नाम ही है संयोजन, मतलब जुड़ना, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है वियोजन जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? वियोजन। तो संयोजन जो है जस्ट उल्टा है, वियोजन जो है जस्ट उल्टा है संयोजन का। जिस प्रकार संयोजन में दो या दो से अधिक मिल करके एक बना रहा था, उसी प्रकार से वियोजन में क्या होगा कि कोई एक अभिकारक रहेगा। अभिकारकों की संख्या कितना रहेगा? एक अभिकारक रहेगा, ठीक है। और रिएक्शन के बाद वह टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभिकारक की संख्या एक है और प्रोडक्ट की संख्या कितनी है? 3 है। उत्पाद की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये जो दिया गया जो अभिक्रिया है, ये आपका कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 15 का हम लोग जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? देखिए, पहचानना है आपको संतुलित कौन सा अभिक्रिया जो है संतुलित है। इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते। देखिए, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित है। सब लिखते हैं हम लोग फटाक से। Na2 प्लस क्या? H2 बन जा रहा है आपका NaOH। चलो चेक कर ले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वही देखिए, सोडियम कितना है? 2 है। सोडियम कितना है? 1 है, यानी कि यह असंतुलित है, ये सही नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए सोडियम Na कितना लिखे हैं? 2, ठीक है। तो सोडियम की संख्या इधर कितना है? 2 है, जबकि सोडियम की संख्या इधर कितनी है? 1 है। तो ये आपका असंतुलित है, संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो हम लोग को पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो है अभिक्रिया संतुलित है, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो है नीचे देखिए क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ, हम लोग डायरेक्ट पहचानते हैं, कितना लिखेंगे दिक्कत हो रहा है ना। देखिए फिर लिखा है ऑप्शन नंबर बी में 4Al + 2O2, है ना, 2Al2O3। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है एल्युमिनियम 4 है, इधर भी एल्युमिनियम देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना है? 4, ठीक है। और ऑक्सीजन देखिए उधर कितना है? अभिकारक में ऑक्सीजन है 2 दूनी 4 और इधर ऑक्सीजन है 2 तिया 6। आप देख रहे होंगे, यानी कि ये भी असंतुलित है, संतुलित नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका जो है संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में जाते देखिए, कॉपर Cu लिखा है ना, कॉपर Cu। कॉपर की संख्या आपका कितना है? कॉपर की संख्या आपका 2 है और कॉपर की संख्या इधर कितना है? 1 है, यानी कि ये भी असंतुलित है। हम लोग आगे बढ़ जाना है। देखिए इसमें जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है ना। और ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। चलिए हम इसको उतार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी का देखिए लिखा है Zn + CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो है घोल है आपका जो है बन जा रहा है ZnSO4 और Cu, ठीक है। देखिए इसमें आपका Zn जिंक कितना है? 1 है। जिंक कितना है? 1 है। कॉपर कितना है? 1 है। कॉपर भी कितना है? 1 है, ठीक है। सल्फर कितना है? 1 है। इसमें भी देखिए सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये क्या है? संतुलित है। देखिए अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर की तत्वों की परमाणु संख्या इसमें क्या है? समान है। तो ये आपका जो है संतुलित है। बाकी वाला जितना हम लोग देखे सब क्या था? असंतुलित था, ठीक है। तो आपका जो है 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग जाते हैं। 16 में दिया गया है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि उपचयन क्या होता है, ठीक है। उपचयन क्या होता है? तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन पढ़े थे और एक अपचयन पढ़े थे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। आप पहले रिएक्शन को देखिए, Pb + Cu दिया है ना, ठीक है। तो बन गया आपका क्या? Pb +, ठीक है, CO। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया उसी को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें पहचानना है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। दोनों पहचानना है जी, सॉरी, उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ठीक है। उपचयन भी पहचानना है और अपचयन भी पहचानना है। तो सबसे पहले तो देखिए
आपका ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। काहे कि देखिए यहाँ पर हम यहाँ ओ उतारना भूल गए ना, PbO प्लस Cu, ठीक है, PbO प्लस Cu, इधर कॉपर है ना, इधर कॉपर, लेकिन इधर कॉपर जो है आपका गायब है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन ही आपका जो है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। PbO प्लस Cu, आपका अभिकारक में Cu है लेकिन उत्पाद में Cu है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है जहाँ तक है कि रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है ये रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद बात रह गया कि पहचानने का, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, उस पदार्थ को हम लोग पहचानते हैं उपचयन के रूप में, और जिसमें ऑक्सीजन हटता है उसको जानते हैं हम लोग अपचयन के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलो अगला सेट में और भी हम लोग अभी सेट क्लियर करेंगे, और भी आपका दूसरा सेट, तीसरा सेट, ये दूसरा सेट है, ये आपका तीसरा सेट, चौथा सेट है, पांचवा सेट है, पहला सेट बाकी है। सब सेट का हम जो है सॉल्यूशन एक एक करके आप लोगों को जो है देंगे, और इस तरह का क्वेश्चन और भी अभी आएगा, ठीक है। इसमें जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा देखिए, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो सबसे पहले जानिए विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता है नहीं, ये विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है, देखिए क्या होता है कि वसा वाला जो भोज्य पदार्थ होता है, खाने का पदार्थ, ठीक है, वो जब लंबे समय तक रह जाता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, उपचयित हो जाता है, उसका उपचयन होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण से उसका स्वाद तथा गंध दोनों जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं विकृत गंधिता, यानी कि जब कोई वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहता है तो वह, ठीक है, खुली वायु से अभिक्रिया करके उसका उपचयन हो जाता है, समझ रहे हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है, जिसके कारण से उसका जो है स्वाद तथा गंध दोनों क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो आपको लिखा गया है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो अब आप जो है आसानी से बता सकते हैं क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, खराब होता है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। 18 में जाते हैं हम लोग। 18 में दिया गया है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए, ठीक है, चूने से सफेदी करते समय जब हम लोग क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए चूना लाते हैं दुकान से, ठीक है, तो वो बिन बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। देखिए इसको, बिन बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम इसको डाल देते हैं पानी में तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का क्या, हॉल्ट, ठीक है। कैल्शियम क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड, जल से अभिक्रिया करके, ठीक है। तो आपका जो है दिया गया है देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18, कि चूने, क्वेश्चन नंबर 18, चूने से सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो उष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया, उष्मा शोषी संयोजन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी संयोजन, उष्मा क्षेपी वियोजन, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। उष्मा क्षेपी और संयोजन वियोजन का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिला क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। तो देखिए आप, अभी हम संयोजन अभिक्रिया भी आपको समझाए थे, क्या समझाए थे, कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो है बिन बुझा हुआ चूना था, H2O के साथ अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण किया और आपका अभिकारक की संख्या कितना था, 2 था, ठीक है। और साथ ही साथ उष्मा भी उत्पादन होता है, उष्मा भी जो है क्या होता है, उत्पादन होता है। हम लोग देखे होंगे, ठीक है, कि जब चूने को डालते हैं पानी में, है ना, तो उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, हीट हो जाता है, डबकने लगता है ऑटोमेटिकली, है ना, तो उष्मा भी उत्पन्न होता है। तो ये तो उष्मा क्षेपी आपका है ही, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसी को बोलते हैं, ठीक है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, उष्मा माने उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आपका कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। उष्मा क्षेपी संयोजन, उष्मा क्षेपी भी है और प्लस क्या है, संयोजन है, ठीक है। तो उष्मा क्षेपी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है जाते हैं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का
नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए, लोहे के कील में कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, लोहे का कील है, लोहे का कील है Fe, ये लोहा हो गया, ये कॉपर सल्फेट का घोल है CuSO4, ठीक है। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालने रहे हैं, ठीक है, डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा? देखिए, ये जो है कॉपर को विस्थापित करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा कौन? लोहा बन जाएगा पहले FeSO4, फेरस सल्फेट का विलयन बनेगा और कॉपर जो है आपका क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। ये आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये जो हम लिखे अभी, ये विस्थापन अभिक्रिया है। और देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो दिखा दिया हम, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, और ये जो आयन है किसके ऊपर आ जा रहा है? ठीक है, लोहा के ऊपर। तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या करता है कि ये सॉलिड होता है, लोहा सॉलिड है और कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा, ठीक है, कौन? लोहा। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा कौन? लोहा, ठीक है। इसलिए इसका नाम कौन सा अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ये जो सल्फेट है ना, ये किसके ऊपर आ गया? लोहा के ऊपर, ठीक है। और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, कि 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और 20 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक उसी को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, है ना, माना प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज लिखा है, फिनोल्फ्थेलिन लिखा है, ठीक है, लिटमस लिखा है और मिथाइल रेड लिखा है। तो देखिए आपका इसमें से प्राकृतिक सूचक जो है ऑप्शन नंबर सी, लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि लिटमस को प्राप्त किया जाता है, एक पेड़ है लाइकेन, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है एक आपका क्या है? पेड़, ठीक है, एक पेड़ है, उस पेड़ से इसको प्राप्त किया जाता है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन एक पेड़ होता है, उस पेड़ से ही लिटमस, ठीक है, को प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन हो गया आपका? लिटमस, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का वीडियो जो है आप देखने के लिए थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाएगा। जय हिंद।